हेलो एवरीवन। लास्ट हमने टॉपिक में देखा था लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी मीन कर्ज, मतलब किसी को पेमेंट करना बाकी है तो वो लायबिलिटी है। और उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, internal liability and external liability. Internal liability means liability of the business towards the owner is known as internal liability, while the external liability is liability towards the liability of the business towards the others is known as external liability. Now, on the basis of time, current liability and non-current liability. Current liability means the liability which is to be paid within a 1 year is known as current liability. For example is outstanding rent, outstanding salary, payment to creditors. These are the examples of current liability. Now non-current liability is the liability which is not to be paid within a year. मतलब जो liability को आपको एक साल में पे नहीं करना है वो होता है non-current liability. अब non-current liability का example देखें तो best example है बैंक लोन। बैंक लोन आप एक साल में नहीं पे करते हो, ठीक है, उसका टेन्योर बड़ा होता है बैंक लोन का। 4 years, 5 years, 6 years, 10 years, even 20 years is a maximum for the बैंक लोन। ओके, सो ये आपका लास्ट लेक्चर का टॉपिक था लायबिलिटी। नाउ टुडेज टॉपिक इज असेट। अब असेट देखा जाए तो असेट का सिंपल मीनिंग आप देखें तो प्रॉपर्टी। अब ये देखो, प्रॉपर्टी मतलब वो नहीं कि भाई घर, लैंड, बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है। जनरली जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होता है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वही समझता है कि जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मतलब जायदाद है, बस वही प्रॉपर्टी होता है। नो, प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपकी है, जिसकी रीसेल वैल्यू है और जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एग्जांपल देखने जाए तो आपका व्हीकल भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपकी पेंसिल भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपने बोलते हैं ना पेंसिल, हे दिस इज माय प्रॉपर्टी, इसी तरह। ओके, सो असेट मींस एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। अब असेट की डेफिनेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। असेट एक कोई भी आइटम है। अब इसमें 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कि आपकी ओनरशिप होनी चाहिए वो असेट के ऊपर। दैट मीन्स कि असेट की ओनरशिप आपकी ही होनी चाहिए, दूसरे किसी की ओनरशिप है तो वो आपकी असेट, आपका असेट नहीं है। मतलब अगर मान लो कि आपके बाजू में जो घर है, आपके बाजू में जो प्रॉपर्टी है, आपके बाजू में जो लैंड है, वो आपके नाम पे नहीं है, आपकी ओनरशिप नहीं है, तो वो आपका असेट नहीं हुआ। दैट मीन्स ओनरशिप इज अ फोरमोस्ट थिंग इन द असेट। ओनरशिप में मतलब असेट में ओनरशिप सबसे पहली चीज है, आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अब दूसरी चीज की बात करें तो हैज इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब वो असेट का इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर उसको बेचेंगे तो उसको उसके पैसे आएंगे, मतलब रियलाइजेशन, और यू कैन से रीसेल वैल्यू होनी चाहिए, रियलाइजेशन वैल्यू होनी चाहिए। ओके, मतलब असेट ऐसा होता है कि जिसमें रियलाइजेशन वैल्यू होती है। ओके, तो अब जैसे देखा जाए कोई भी ऐसी चीज पड़ी है जिसके कोई काम नहीं है, बिल्कुल मतलब भंगार में देंगे तो बहुत मुश्किल से पैसा, या तो ऐसा होगा कि कब फेंकनी पड़ेगी, मतलब ऐसा होता है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। बिकॉज वो फेंकनी पड़ेगी मतलब उसकी कोई रियलाइजेशन वैल्यू नहीं है। मतलब असेट में सबसे पहले ओनरशिप होनी चाहिए और इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज बेनिफिट। वो प्रॉपर्टी से हमें बेनिफिट भी मिलना चाहिए। सपोज हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, तो हाउस अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो आपका असेट है। तो असेट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला हमने देखा ओनरशिप, मतलब ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना वैल्यू। ओके, इफ द असेट इज हैविंग द 0 वैल्यू देन that asset is not considered to be the asset. Okay, that asset is not considered to be the real asset. Then third one is benefit. आप उस asset से आपको benefit मिलना चाहिए। ये 3 चीजें के आधार पर asset की definition रेडी की गई है। Okay, now हम asset की definition देखें। asset means any such टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट। ओके, टेंजिबल की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, दिस ऑल आर द असेट व्हिच वी कैन सी एंड टच।
और इनटेंजिबल असेट, अच्छा ऐसे भी असेट होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट। सी, आपको कोई चीज बनाने का पेटेंट है या तो कॉपीराइट है या तो गुडविल है, तो वो चीज आपके लिए इनटेंजिबल है। मतलब ये चीज क्या है, ये असेट तो है, मतलब आप अपना कॉपीराइट किसी और को बेच सकते हो, दैट मीन्स, ठीक है, ओनरशिप भी है, बेनिफिट भी मिलता है आपको, लेकिन उसको देख नहीं सकते। तो असेट ऐसा भी हो सकता है जिसको आप देख सकते हो, असेट वो भी चीज हो सकती है जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो intangible मतलब asset is any such which is tangible or intangible product or item which is of ownership of business। पहले ही बताया, ओनरशिप मतलब बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए। सी, अगर सामने वाली बिल्डिंग है उसका ओनरशिप मेरे पास नहीं है, तो वो असेट तो है लेकिन वो उसका असेट है, मेरा असेट नहीं है। मेरा असेट होने के लिए उसकी ओनरशिप होनी जरूरी है। ओके, देन हैज इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, asset means economic resources which are held by the owner from which there is expectation of economic benefit। तो ये यहां इकोनॉमिक बेनिफिट भी है जो हमने बात की, तो उस असेट से आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए, और वो भी इकोनॉमिक मतलब पैसों से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मान लो कि ये हाउस अगर आपका है तो आप रह रहे हो, अगर ये हाउस आपका नहीं होता तो आपको रेंट पे रहना पड़ता। रेंट मींस अगर आपकी ओनरशिप है ये हाउस की तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, राइट, और वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट ही हुआ, बिकॉज अगर ये हाउस आपका नहीं होता तो आपको रेंट पे रहना पड़ता और रेंट पे करना पड़ता। ओके, सो हैज इकोनॉमिक बेनिफिट। सो आप ये तीन चीज याद रखिए, ओनरशिप, इकोनॉमिक वैल्यू एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। दिस आर द थ्री ट्राइपोड स्टैंड फॉर द असेट डेफिनेशन। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ असेट की बात करें तो तीन टाइप के असेट है। नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी की तरह ही है वो भी। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, जो एक साल से बड़ी लायबिलिटी मतलब एक साल से ज्यादा लायबिलिटी चलेगी। इसी तरह ऐसे असेट जो एक साल से ज्यादा रहेंगे बिजनेस में, वो नॉन करंट असेट है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी है, उसी तरह नॉन करंट असेट भी है। देन करंट असेट की बात करें तो वो भी वही हुआ। जैसे करंट लायबिलिटी क्या है कि लायबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर। इसी तरह करंट असेट भी क्या है, ऐसे असेट जो बिजनेस में एक साल तक ही रहेंगे, मतलब एक साल से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होगी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस में एक साल तक ही रहेगी, एक साल के अंदर वो असेट रहेगा ही नहीं बिजनेस में, या तो हम बेच देंगे या तो हम उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लेंगे। सो दिस इज द करंट असेट। ओके, देन फिक्टिशियस असेट, वो आपको डेफिनेशन बाद में दूंगा मैं। ओके, अब बात तो क्लासिफिकेशन हो गया। नॉन करंट असेट मतलब ऐसा असेट जो एक साल से ज्यादा चलेगा, असेट हुज लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। करंट असेट हुज लाइफ इज लेस देन 1 ईयर। ओके, करंट और नॉन करंट में एक साल का डेफिनेशन का बॉर्डर लाइन है। एक साल से कम है तो करंट, एक साल से ज्यादा है तो नॉन करंट। ओके, नाउ थर्ड इज फिक्टिशियस असेट। अब नॉन करंट असेट की बात करें तो देखो, नॉन करंट असेट आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। टाइम क्या है, तो नॉन करंट असेट का टाइम यह है कि वो ऐसा असेट जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होगी। लाइक नॉन करंट असेट, like non-current liability, non-current asset are also period for more than 1 year। मतलब नॉन करंट असेट और नॉन करंट लायबिलिटी का एक ही बेस है, दैट इज 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। They are known as long term asset और fixed asset। ओके, तो नॉन करंट असेट का अदर नेम क्या है, लॉन्ग टर्म असेट और फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड मतलब जो बिजनेस में फिक्स्ड रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, इसलिए फिक्स्ड असेट। लॉन्ग टर्म का तो पता ही है आपको। ओके, एग्जांपल्स में क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग। ऑफ कोर्स लैंड एंड बिल्डिंग आप ऐसा तो है नहीं कि असेट बेच दोगे और नया खरीद लोगे। सी, लैंड एंड बिल्डिंग आपने एक बार बिजनेस में ले लिया, ठीक है, मान लो कि आपकी फैक्ट्री है, राइट। अब फैक्ट्री है तो आपने एक बार लैंड ले ली, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक साल में लैंड बदलते रहो, मतलब आप बेच के दूसरी लैंड लोगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बिल्डिंग भी उसी तरह नहीं होगा, मशीनरी भी उसी तरह नहीं होगा। तो ये क्या, ये सारे असेट है जो एक साल से ज्यादा रहेंगे बिजनेस में। ओके,
दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म असेट और यू कैन से फिक्स्ड असेट। अब दूसरा क्या बोला है, फर्नीचर। फर्नीचर में भी एक एक साल पे तो थोड़ी चेंज करोगे बिजनेस का, आप एक एक साल में तो चेंज नहीं करोगे, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद आप बिजनेस में चेंज करोगे फर्नीचर। सो फर्नीचर इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड असेट। नाउ ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क मतलब आपका एक लोगो होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क एक लोगो होता है कि बिजनेस में आप वो लोगो आपका असेट है, ठीक है। आप ट्रेडमार्क किसी और को भी यूज करने दे सकते हो, आप उसको रिटर्न में उसके पास से पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडमार्क एक तरह का एक लोगो है, आपका ट्रेडमार्क है। जैसे नहीं एग मार्क होता है, ISI मार्क होता है, इसी तरह ये ट्रेडमार्क होता है। ओके, नाउ कॉपीराइट। कॉपीराइट की बात करें तो उस चीज पे आपका कॉपीराइट है, इसके अलावा आप उस दूसरे किसी के पास नहीं है। ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्रीज में होता है। फिल्म इंडस्ट्रीज में आप देखिए तो कोई भी मूवी होती है, राइट, तो मूवी का कॉपीराइट होता है। अच्छा, वो कॉपीराइट प्रोड्यूसर के पास होता है और वो किसी और को बेचता है कॉपीराइट, और वो किसी और को बेचता है कॉपीराइट। बिकॉज थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में जो मूवीज रिलीज होती है वो कॉपी रिलीज होती है, तो थिएटर वाला ऐसे भी किसी के पास से चोरी करके या तो वीडियो शूटिंग करके नहीं लेके आ सकता, ठीक है। उसको बकायदा कॉपीराइट के पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट मतलब वो चीज बनाने का, वो चीज पे अधिकार सिर्फ आपका ही है। नाउ पेटेंट। तो पेटेंट की बात करें तो पेटेंट क्या है, एक मेथड है। पेटेंट एक मेथड है कोई भी एक चीज बनाने की। सपोज आई हैव इन्वेंटेड अ हाइड्रोलिक कार, मतलब पानी पे चलने वाली कार। अगर मैंने हाइड्रोलिक कार का इन्वेंशन किया है, मतलब जो मेथड से मैंने हाइड्रोलिक कार बनाई है, तो उस चीज का पेटेंट मैं ले लूंगा। अब पेटेंट ले लूंगा दैट मीन्स क्या होगा कि अगर किसी को हाइड्रोलिक कार बनानी है मेरी मेथड से तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। मीन्स अगर आप किसी, अच्छा पेटेंट मतलब मेथड हुआ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के पास से पेटेंट ले लो। सपोज मेरी इंडस्ट्री है और मैंने किसी को कार बनाने का फॉर्मूला मैंने किसी के पास से खरीदा, दैट मीन्स मेथड खरीदी। तो अगर मैं मेथड परचेज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए पेटेंट है, ठीक है, और वो भी असेट है। ओके, देन गुडविल। गुडविल तो आपको पता ही है, रेप्यूटेशन। बिजनेस में एक रेप्यूटेशन होती है तो वो भी बेची जा सकती है। वो बिजनेस के साथ ही बेचते हैं, उसको अलग से नहीं बेच सकते। मान लो कि आपके 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है, बाकी के मुकाबले आपको आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेप्यूटेशन, बिकॉज ऑफ गुडविल। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। अब याद रखिए कि आप अगर वो गुडविल रेप्यूटेशन बेचना चाहते हो तो आपको विथ बिजनेस गुडविल बेचना पड़ेगा। गुडविल और बिजनेस को अलग नहीं किया जा सकता, समझ में आया? तो ये होता है गुडविल। ओके, फ्रेंचाइजी तो आपको पता है, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, दिस ऑल आर द फ्रेंचाइजीज। तो फ्रेंचाइजीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ भरूच में मैकडोनल्ड्स खुला है, ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स जो खुला है और जिसने भी ये ओपन किया है आउटलेट, उसको जो मैकडोनल्ड्स वाला है उसको पैसे देने होते हैं, और हर ईयरली पेमेंट भी करना होता है या तो 5 इयर्स का पेमेंट करना होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, मैकडोनल्ड्स वाले के लिए उसका फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड, उसके लिए वो असेट है, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल और फ्रेंचाइजीज, दिस आर इंटेंजिबल असेट व्हिच वी कैन नॉट सी। और ये क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये क्या है, ये होता है टेंजिबल असेट। ओके, तो नॉन करंट असेट में दोनों आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ओके, तो अच्छा, ये असेट की लाइफ वैल्यू मतलब हैविंग द लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, वो 1 साल से ज्यादा बिजनेस में चलता है, तो वो होते हैं नॉन करंट असेट। Non-current asset can be categorized into further 2 categories, tangible asset and intangible asset। मतलब मैंने बोला ना भाई, नॉन करंट असेट को दो कैटेगरी में होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। फर्दर असेट के 3 कैटेगरी होती है, करंट, नॉन करंट एंड फिक्टिशियस। अब नॉन करंट की 2 कैटेगरी है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल।
ओके, टेंजिबल मीन्स ऐसे असेट जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे द टेंजिबल असेट आर दोज असेट विच आर हैविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो है टेंजिबल असेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। इनटेंजिबल असेट मतलब वो वर्ड सजेस्ट करता है कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे कॉपीराइट, कॉपीराइट आप देख नहीं सकते। ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, दिस आर ऑल द नॉन करंट असेट आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल असेट। ओके, तो दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। ओके, अब नॉन करंट खत्म हो गया। नॉन करंट की दो कैटेगरी है, सब कैटेगरी। कौन सी सब कैटेगरी है? टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, वो भी खत्म हो गई। नाउ करंट असेट। अब करंट असेट की बात करें तो असेट हुज लाइफ इज लेस देन 1 ईयर, मतलब क्या करेंगे, वो असेट को हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या तो वो असेट को हम बेच देंगे, या तो वो असेट खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, तो वो होता है करंट असेट। करंट असेट में आपको सबसे ज्यादा सिंपल में समझ में आए तो कैश। कैश एक करंट असेट है। कैसे? 1 साल से ज्यादा आपके पास कैश रहने वाला है, सी नोट्स बदलते रहता है ना, तो वो करंट असेट होता है। ठीक है, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। ठीक है, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो करंट असेट में ये होता है कि कभी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब वैल्यू कम हो जाती है, मतलब वैल्यू नहीं, एक्चुअली उसकी क्वांटिटी, कभी क्वांटिटी बढ़ जाती है असेट की, कभी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो द असेट दैट आर ऑफ काइंड हुज टाइम ड्यूरेशन इज लेस देन 1 ईयर, दिस असेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। और वो असेट आसानी से बेच के कैश में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। अब देखे जाए तो स्टॉक, तो स्टॉक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट। आपके पास गुड्स पड़े, सपोज आपका मोबाइल का बिजनेस है, तो मोबाइल आपके लिए गुड्स है। जो चीज में आप ट्रेड करते हो, जो चीज में, जिस चीज को आप बेचते हो, जिस चीज का आपका बिजनेस है, वो चीज आपके लिए गुड्स है। जैसे मोबाइल, अगर मोबाइल का आपका बिजनेस है तो मोबाइल आपके लिए गुड्स है। अब मान लो कि मोबाइल आपके लिए गुड्स है, मोबाइल आपका बिजनेस है, तो मोबाइल को आप 1 साल से ज्यादा तो रखोगे नहीं, उसको बेच ही दोगे, राइट, बिकॉज वो आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है। और मान लो आउट ऑफ टेक्नोलॉजी ना भी हो तो भी आपका उस चीज का बिजनेस है, तो आप बेच ही दोगे। और वैसे भी आप कैसे बेचते हो बिजनेस, जो पुराना स्टॉक है उसको पहले बेचोगे, और जो नया स्टॉक है उसको रख छोड़ोगे। स्टॉक मतलब जो गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट आपने बेचे नहीं है, जो आपके पास ऐसे ही पड़े हैं, आपने स्टॉक में रखे हैं। ठीक है, तो वो भी आप 1 साल से ज्यादा तो रखोगे ही नहीं, मतलब आप कोई भी स्टॉक होगा वो 1 साल से ज्यादा नहीं रखोगे, तो वो करंट असेट हो गया। ठीक है, तो करंट असेट के एग्जांपल्स है कैश बैलेंस। सबसे पहला मैंने बताया ना कि करंट असेट मेन क्या होता है, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस चेंज होता रहता है, कभी कैश आया, कभी कैश गया। तो कोई भी एक पर्टिकुलर कैश की बात करें, पर्टिकुलर नोट की, तो वो कभी 1 साल से ज्यादा बिजनेस में नहीं रहता है, इसलिए उसको करंट असेट में इंक्लूड किया गया है। देन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी आप देखिए तो कम होती रहती है, बढ़ती रहती है। कभी किसी का चेक आया, हमने डिपॉजिट किया, मतलब किसी ने पेमेंट किया, हमने किसी को पेमेंट कर दिया, तो बैंक बैलेंस भी कम होती बढ़ती रहती है, कम होती है बढ़ती है, तो वो भी करंट असेट में आ गया। देन डेटर्स। डेटर्स की बात करें, मतलब किसी के पास से आपको पैसे लेने हैं, तो अगर किसी के पास से आपको पैसे लेने हैं तो असेट हुआ, बिकॉज किसी के पास से आपको पैसे लेने हैं, तो वो आपके लिए असेट कैसे हुआ, तो ओनरशिप आपकी है, हाँ है, बिकॉज वो पैसे किसके हैं, आपके हैं, आपको लेने हैं, तो ओनरशिप आपकी हुई वो पैसों पे। ओके, मतलब वो डेटर पे, वो पैसे लेने पे। ओके, देन सेकंड वन इज इकोनॉमिक बेनिफिट। आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, आपको पैसे मिलेंगे, दैट मीन्स यू हैव बेनिफिट, राइट, तो बेनिफिट भी है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी वैल्यू भी तो है ना, आप वो पैसे लेंगे तो पैसों की वैल्यू है ही, तो वो तीनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए वो डेटर भी असेट हुआ आपके लिए। बिकॉज अगर वो डेटर भाग गया या तो आपको पेमेंट नहीं किया, मतलब अगर आपको पेमेंट नहीं मिला तो आपको नुकसान भी होगा, तो वो आपका असेट है।
असेट मतलब क्या होता है कि वो चीज रहने से आपको बेनिफिट है और वो चीज ना रहने से, वो चीज को नुकसान पहुंचने से आपको भी नुकसान पहुंचेगा। दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट का मेन डेफिनेशन यही है कि वो चीज रहने से आपको फायदा है और वो चीज न रहने से आपको नुकसान है। ठीक है, मान लो कि ये हाउस है तो हाउस इज हैविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट। मैंने आपको बताया कि अगर ये हाउस नहीं होता तो आपको रेंट देके पेमेंट करके रहना पड़ता। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे ये हाउस है, अगर ये हाउस जल जाता है, कुछ हो जाता है तो उससे मेरे को नुकसान होगा, राइट, बिकॉज ये हाउस की जो ओनरशिप है वो किसकी है, मेरी है। अगर ये हाउस जल जाता है, उसको लॉस हो जाता है, उसको नुकसान होता है तो मुझे नुकसान होगा। अगर ये हाउस एज इट इज रहता है, खड़ा रहता है, एज इट इज रहता है तो उससे मेरे को फायदा है। तो ये आप इकोनॉमिक बेनिफिट के डेफिनेशन में ले सकते हो। ठीक है, तो डेटर मतलब जिसके पास से पैसे लेने हैं, तो वो भी क्या है कि जिसके पास से पैसे लेने हैं वो 1 साल से ज्यादा टाइम तो लगाएगा नहीं, वो 1 साल से ज्यादा कम में ही दे देगा। बिकॉज वो पैसे देगा तो हम दूसरा उसको सप्लाई करेंगे ना। गुड्स कब सप्लाई करेंगे, जब वो पेमेंट देगा तभी हम दूसरा गुड सप्लाई करेंगे। बिकॉज अगला पेमेंट जो बाकी होगा वो पेमेंट वो रिलीज करेगा, वो पेमेंट हमें आ जाएगा तो ही हम दूसरा पेमेंट करेंगे, राइट। तो डेटर्स होता है। बिल रिसीवेबल वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो अभी आप नहीं समझ पाओगे। बिल रिसीवेबल मैं आपको और अच्छे से डेफिनेशन उसकी समझाऊंगा। ओके, देन फिनिश रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक मींस मटेरियल का स्टॉक है जिसको आप फिनिश में कन्वर्ट करोगे। जैसे आपकी इसमें मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल का स्टॉक भी रखना पड़ता है, और वो स्टॉक हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो टाइम टू टाइम वो स्टॉक 1 साल से ज्यादा तो रखेंगे ही नहीं, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज ही हो जाएगा। तो वो होता है रॉ मटेरियल स्टॉक। तो वो भी करंट असेट है, बिकॉज वो असेट है, उसकी हमें बेनिफिट मिल रहा है, ओनरशिप भी हमारी है, इकोनॉमिक वैल्यू भी है, और वो 1 साल के अंदर भी यूज कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा हम लोग उसको रखेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, करंट असेट हो जाएगा। फिनिश स्टॉक मतलब जो ऑलरेडी तैयार स्टॉक है तो उसको भी हम बेच देंगे, 1 साल से ज्यादा तो हम रखेंगे नहीं, जो फिनिश स्टॉक है उसको भी। ठीक है, तो वो होता है करंट असेट। तो ग्रेन इज अ गुड फॉर द बिजनेस मैन ऑफ द ग्रेन्स। अब ग्रेन्स की बात करें तो मैंने एक्चुअली यहाँ गुड्स के लिए समझाया गया है एग्जांपल के, गुड्स क्या है। तो गुड्स को मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि जो चीज में आप डील करते हो वो चीज आपके लिए गुड्स है। जैसे ग्रेन मर्चेंट के लिए ग्रेन्स गुड्स है, ठीक है, मोबाइल बिजनेस के लिए मोबाइल उसके लिए गुड्स है, फर्नीचर वाला बिजनेस है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, मोटर कार का शोरूम है तो मोटर कार उसके लिए गुड्स है। ओके, तो ये थे करंट असेट। अब करंट असेट में और एक कैटेगरी आती है लिक्विड असेट। लिक्विड असेट, अब लिक्विड मींस जो फ्लो हो जाता है, तो लिक्विड मतलब ऐसे असेट जो रेडीली कन्वर्ट हो जाते हैं असेट कैश में। लिक्विड मींस विच असेट आर रेडीली और इमीडिएटली और क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब ऐसे असेट जो कैश में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं वो होते हैं लिक्विड असेट। सारे करंट असेट लिक्विड असेट है एक्सेप्ट स्टॉक, बिकॉज स्टॉक को हम अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते। बिकॉज जब कोई ग्राहक आएगा, कोई कस्टमर आएगा तो ही हम स्टॉक बेचेंगे, उसके पहले हम स्टॉक नहीं बेच सकते। मतलब वो दूसरे पे डिपेंड करता है, स्टॉक दूसरों पे डिपेंड करता है, इसीलिए उसको लिक्विड असेट से हटाया गया है, बिकॉज वो हमारे बस में नहीं है। बिकॉज कोई कस्टमर आएगा, लेके जाएगा, तब कैश में कन्वर्ट होगा, तब हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, और बाकी करंट असेट के एग्जांपल्स देखें तो कैश बैलेंस ऑलरेडी कैश में है, बैंक बैलेंस भी तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐसे असेट जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो लिक्विड असेट है। और सारे करंट असेट एग्जांपल, सारे करंट असेट के एग्जांपल लिक्विड असेट है एक्सेप्ट स्टॉक, बिकॉज स्टॉक को हम लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। अब देखिए, तो एग्जांपल करंट असेट के एग्जांपल में देखिए, कैश तो वो लिक्विड असेट है, बैंक बैलेंस तो वो भी लिक्विड असेट है बिकॉज वो रेडीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। डेटर्स तो हम जब चाहे तब पैसे मंगवा उसके पास ले सकते हैं, भाई पेमेंट दे दे, हमको जरूरत है, तो कुछ ना कुछ तो आपको पैसे आ ही जाएंगे, तो इट इज रेडीली कन्वर्टेड इनटू कैश, तो वो भी करंट असेट है। बिल रिसीवेबल वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो भी जानिए कि वो भी करंट असेट
है, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टॉक और फिनिश स्टॉक वो करंट असेट नहीं है, बिकॉज मान लो कि रॉ मटेरियल तो आपने यूज कर लिया, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट कर होगा जब आपका फाइनल प्रोडक्ट सेल होगा, तभी वो स्टॉक में कन्वर्ट होगा, तभी वो कैश में कन्वर्ट होगा। मतलब स्टॉक ऐसी चीज है कि जो दूसरों पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो करंट असेट में, इसीलिए वो लिक्विड असेट में नहीं है। सो बेसिकली लिक्विड असेट मींस ऐसा असेट है विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। और आप देखा जाए तो एग्जांपल में सारे करंट असेट लिक्विड असेट है एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल स्टॉक हो या फिनिश स्टॉक हो, दोनों ही लिक्विड असेट नहीं है। ओके, नाउ रियल असेट। रियल असेट मींस दैट हैव असेट जो रियलिटी में है। मतलब ऐसा भी होगा जो असेट रियलिटी में नहीं होगा, मतलब जो असेट है लेकिन नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि भाई फॉल्स असेट, इट इज अ फॉल्स असेट। तो फिक्टिशियस असेट वो फॉल्स असेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिक्टिशियस असेट को पढ़ेंगे, उसके बाद रियल असेट अपने आप समझ में आ जाएगा। अब फिक्टिशियस असेट की बात करें तो द असेट विच आर हैविंग द ओनरशिप, इकोनॉमिक बेनिफिट बट डज नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब ऐसा असेट है जिसकी ओनरशिप भी है, जिसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, लेकिन वो असेट को आप बेच नहीं सकते, विच हैज अ जीरो रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब जिसको आप बेचोगे तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, वो असेट है। अब वो असेट की बात करें तो उसका बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क जो इंडस्ट्री है वो पता है आपको, एक अमिताभ को लेके एडवर्टाइजमेंट बनाई है उसने, ठीक है। तो अब अमिताभ को लेके अमिताभ बच्चन जी है, उन्होंने क्या किया कि डेयरी मिल्क को प्रोपोगेट किया है, राइट। अब उन्होंने पेमेंट किया होगा अमिताभ जी को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके सारे कॉपीराइट्स लिए होंगे, राइट। और उसके बाद उसके टेलीकास्ट करने के लिए चैनल्स वाले को सबको पैसे दिए होंगे। मान लो कि इन सब का मिला के 5 करोड़ का उसका एक्सपेंस हुआ। कितना हुआ? 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ और चैनल वालों के से जो कॉन्ट्रैक्ट बना उससे 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बना, मतलब 5 साल तक वो डेयरी मिल्क की अमिताभ जी वाली एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहेंगे, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट 5 साल तक दिखाते रहेंगे और वो 5 साल का खर्चा कितना हुआ? 5 करोड़ हुआ। अब जो 5 करोड़ हुआ तो वो एक असेट है। कैसे? तो भाई ये एडवर्टाइजमेंट 1 साल से तो ज्यादा ही बेनिफिट दे रहा है, तो असेट हुआ, ठीक है। दूसरा कि वो असेट जो एडवर्टाइजमेंट है उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, तो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट होगा तो सेल ज्यादा अच्छे से होगा, मतलब ज्यादा सेल होगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन वो बेच नहीं सकते। एडवर्टाइजमेंट किसी को बेच पाएंगे? मान लो कि 5 स्टार वालों को बेचेंगे, डेयरी मिल्क वाला 5 स्टार को बेचेगा, बिकॉज अमिताभ जी ने जो एडवर्टाइजमेंट में प्रोपोगेशन में जो लाइन बोली है वो डेयरी मिल्क की बोली है, 5 स्टार की नहीं बोली है। तो कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं खरीदेगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है जो असेट है लेकिन फॉल्स असेट है। फॉल्स असेट कैसे? कि उसका ओनरशिप भी है और उसकी बेनिफिट भी आपको मिलता है, और वो भी 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो असेट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। तो ये क्या होगा कि 5 करोड़ है, वो क्या करेंगे आप 1-1 करोड़ हर साल कम करते जाएंगे, बिकॉज 5 करोड़ का 5 इयर्स में बेनिफिट डिवाइड करे तो 1 साल का एक्सपेंस कितना हुआ एडवर्टाइजमेंट का? 1 करोड़ हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 करोड़ दिखाएंगे, दूसरे साल 4 करोड़ ही दिखाएंगे, बिकॉज 1 साल खत्म होने के साथ ही उसको कम कर देंगे। बिकॉज अब जो बच्चे 4 साल, तो बेनिफिट भी 4 साल का ही रहा, तो 1 साल का तो यूज हो गया, तो 1 करोड़ कम कर देंगे। इसी तरह 2 साल बाद 3 करोड़ रहेगा, 2 करोड़ एंड 1 करोड़। मतलब इसी तरह फिक्टिशियस असेट की क्या करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको राइट ऑफ कर देंगे, उसकी वैल्यू कम करते जाएंगे, बिकॉज वो ऐसा असेट है जिसकी बेनिफिट की वैल्यू, मतलब जिसकी इकोनॉमिक बेनिफिट के साल जितने जितने कम बचेंगे उतना उतना उसका वैल्यू भी कम बचेगा। बिकॉज अगर 5 करोड़ है तो 5 साल का बेनिफिट होगा। अब 4 साल बच्चे हैं, 1 साल के बाद 4 साल बचेंगे, तो 4 साल बचे तो 4 करोड़ दिखाएंगे, तो मतलब 1 करोड़ उसमें से कम कर देंगे। इसी तरह 3 साल बाद 3 करोड़ बचेंगे, तो 3 करोड़ बचेंगे तो 2 साल यूज हो गए,
तो 2 साल में 1 करोड़ पहले यूज कर दिया, अब 1 करोड़ बाद में यूज कर, मतलब बाद में कम कर देंगे। 1 करोड़ पहले कम कर दिया, अब 1 करोड़ बाद में कम कर देंगे। तो इसी तरह ये कर देंगे, ठीक है। अब होता है रियल असेट। अब तो समझ में, फिक्टिशियस असेट, फॉल्स असेट है। तो रियल असेट की बात करें तो मजबूर रियलिटी में, मतलब जो असेट फिक्टिशियस नहीं है वो रियल असेट है, मतलब ऐसा असेट जो सच में रियल है। मतलब फिक्टिशियस असेट को छोड़ के सारे असेट रियल है। अब फिक्टिशियस असेट का दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम में उसमें देखो क्या बोला है, सी अब हाँ, दूसरे जो एग्जांपल दिए हैं ना फिक्टिशियस असेट के, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो रहने दीजिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर्स और डिबेंचर डिस्काउंट, वो सारे एग्जांपल्स अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर आप रख के एग्जांपल में रख सकते हो, वो बेस्ट एग्जांपल है फिक्टिशियस असेट का, ठीक है। वो अभी आपको ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, इश्यू ऑफ कॉस्ट एंड शेयर्स है, सी अभी आप जूनियर केजी में हो 11 के, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। अब फिक्टिशियस असेट के और इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस। स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो स्प्रेड करना है, तो 5 साल का एक्सपेंस है, 5 करोड़ है, तो उसको 5 साल में स्प्रेड करना है, इसी तरह। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, तो फिक्टिशियस असेट का 2 और नाम है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ओके। नाउ तो फिक्टिशियस असेट समझ में आ गया। तो रियल असेट, रियल असेट की बात करें तो रियल असेट ऐसा असेट है जो सच में है, मतलब जो सच में एग्जिस्ट करता है, मार्केट में करता है, मतलब फिक्टिशियस की तरह फॉल्स नहीं है, तो वो है रियल असेट। ये था आपके लिए आज का टॉपिक, यही खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।